नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया में कोरोना से जुड़ा हुआ क्या कुछ हो रहा है, वायरस कहां कहां पैर पसारा है। इस बुलेटिन में वो तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे जिनसे हमेशा की तरह आपका रूबरू होना बहुत जरूरी है। कुछ झलकियों के साथ शुरुआत करेंगे जो सुर्खियों के अलावा अगले 1 घंटे तक इस शो का हिस्सा रहेंगी। क्यों नहीं थमने का नाम ले रही है कोरोना की रफ्तार, ये आपको बताएंगे। कहां कहां पहुंचा है प्रवासी मजदूरों का जत्था। अमेरिका लिए चलेंगे जहां पर $3 लेकर लैम्बोर्गिनी खरीदने निकले एक बच्चे की कहानी भी होगी। और अब से आधे घंटे बाद यानी कि ठीक 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। तो हमेशा की तरह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों के साथ जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये दर्शाते हैं कि किस कदर कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कुल कितने एक्टिव केस हैं, कितने मरीज अब तक कुल ठीक हो चुके हैं और कितनों की जान जा चुकी है। ये ताजा मामले 15,525 पहुंच चुका है अब तक। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6 राज्यों में सबसे ज्यादा इस वक्त मार है। आपको बता दें कि जो 6 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली दिखा देते हैं। राजधानी दिल्ली का क्या हाल है इस वक्त। राजधानी दिल्ली में 7 दिन में 1,790 मामले सामने आए हैं। औसतन हर दिन लगभग 255.7 मामले आ रहे हैं और हर घंटे 10.6 मामले सामने आ रहे हैं। ये दिल्ली का हाल है। राजधानी में किस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, पिछले 7 दिनों में क्या हाल है दिल्ली का, ये देखिए। 29 अप्रैल 125 मामले आए, 30 अप्रैल 76 मामले, 1 मई 223 मामले, 2 मई 384 मामले, 3 मई 427 मामले, 4 मई 349 मामले और 5 मई को 206 मामले सामने आए हैं। ये बता रहा है, दर्शा रहा है कि लगातार मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। सारी कोशिशें जारी हैं, चाहे वो हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान करनी हो, उन्हें सील करना हो, लॉकडाउन हो या फिर सैनिटाइजेशन। लेकिन दिल्ली में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में कोरोना केस की संख्या 5,000 पार कर गई है। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 206 नए केस सामने आए। इस तरह अब कुल केस 5,104 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में 37 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 1,468 मरीज ठीक हुए। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि कुल मिलाकर दिल्ली कोरोना से 64 लोगों को खो चुकी है। दिल्ली के लिए राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं है। लेकिन हर रोज दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। याद कीजिए, लॉकडाउन से पहले दिल्ली में सिर्फ 29 केस थे, जो आज 5,000 को पार कर गया है। जी हां, 24 मार्च को दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 29 केस थे, जो बढ़कर 5,104 हो गए हैं, यानी 176 गुना की बढ़ोतरी। अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो 7 दिनों में 1,790 केस आए हैं, यानी हर रोज औसतन 255 केस और हर घंटे औसतन 10 केस। यकीनन कोरोना के खिलाफ चौतरफा जंग छेड़ने वाली दिल्ली सरकार के लिए अब लड़ाई चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन 3 में कई रियायतें शुरू हो चुकी हैं। शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ ये जंग और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे। कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे, कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग कितनी अहम है वो इस तथ्य से समझिए कि यहाँ के पावर सेंटर तक
कोरोना की घुसपैठ बढ़ रही है। कानून मंत्रालय के डिप्टी सचिव रैंक के अधिकारी को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। राष्ट्रपति भवन और संसद परिसर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब ये नंबर आया है शास्त्री भवन का। यहाँ विधि और कानून मंत्रालय यानी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के एक अफसर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यानी जो 4 नंबर फ्लोर है जिस पर वो अफसर बैठा करते थे और उनके साथी, उस इलाके को सील कर दिया गया है। गेट नंबर 2 जहां से इनका आना जाना होता था, इस गेट को सील कर दिया गया है और इसे पूरा डिसइंफेक्ट किया गया है। तमाम एहतियातों और कदमों के बावजूद कोरोना वायरस जिस तरह से पांव फैला रहा है, उसे देखते हुए सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इसका खात्मा कब होगा, कोरोना के भय से मुक्ति कब मिल पाएगी। संजय शर्मा के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। संजय शर्मा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, दिल्ली में ढिलाई की गई, शराब बिक्री को खोल दिया गया। पहले दिन हमने तस्वीरें देखी किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, दूसरे दिन जब दाम बढ़ गए तब भी वैसे ही सूरत हाल था। इसके बावजूद अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है ताकि इस तरह की दुकान के बाहर जिस तरह से भीड़ लग रही है उसे कम किया जा सके। लोग तो अब भी पहुंच रहे हैं और उतने ही संख्या में पहुंच रहे हैं। जी हाँ, अभी भी सूरत हाल कुछ वैसा ही है। मेरे एक दोस्त ने भी खबर दी है कि वहाँ उत्तर पश्चिमी दिल्ली में लगभग 700 से 800 मीटर लंबी लाइन तो सुबह 7 बजे ही लग गई थी। यानी 5 बजे से लोगों का आने का सिलसिला जारी है। लोग इस आस में हैं कि कब पूरी होगी आस और कब बुझेगी प्यास। इस चक्कर में लोग वहाँ पहुँचते हैं और ये सोचते हैं कि चलो आज तो कम से कम कुछ मिल जाए। सबसे बढ़िया उदाहरण मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर सरकार ने होम डिलीवरी का इंतजाम कर दिया है कि जिन्हें पिए बिना अगर चैन नहीं तो उसे होम डिलीवरी करने वाले लोग भी ऐसे जिनको जरूरत है रोजगार की, वो वहां तक होम डिलीवरी करेंगे। यानी सबको अपने अपने हिस्से का कुछ न कुछ हिस्सा मिलेगा। शराब पीने वाले को शराब मिलेगी और जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिलेगा, सरकार को राजस्व मिलेगा। यानी सारा काम चलेगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। कई शराब के ठेकों पर लोगों ने गोले बना दिए हैं, 1 किलोमीटर तक गोले बना दिए हैं कि उस गोले में खड़े रहिए और वहां से अपनी बारी का इंतजार कीजिए। तो तरह तरह की चीजें अपनाई जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर अभी तक केस मिल रहे हैं, इसका मतलब कि 10 दिन 15 दिन पहले कोई ना कोई लापरवाही हुई है जिसका नतीजा अब आ रहा है। अगर 100 की गड्डी में 2 नोट कम है तो 98 तक आपको गिनना पड़ेगा। यानी 14 दिन तो आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये अभी तत्काल के नहीं है, ये उस समय के परिणाम आ रहे हैं जो पहले लोगों ने लापरवाहियां और गलतियां की हैं। लिहाजा अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या लॉकडाउन 17 तारीख तक सारी चीजें निपट जाती है, उसके बाद फिर आगे 25 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ता है। क्योंकि अभी स्थिति ये कहा तो जा रहा है कि जो कर्व है, जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था वो फ्लैट होता जा रहा है। यानी अब ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है और नए चपेट में आने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है या फिर लगातार स्थिर है। तो ऐसे में सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये सारी चीजें हमारे अपने हाथ में हैं। लेकिन अपने हाथ में चीजें होने के बावजूद लोगों ने उस पर अमल नहीं किया। ये सचमुच भस्मासुर जैसी चीज है कि आपके पास शक्ति है लेकिन आप उसको अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सारी चीजें नुकसान कर रही हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और कल भी हमने मयूर विहार से तस्वीरें देखी थी, वहां पर पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ी थी, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी शराब की दुकान के बाहर। वहीं दिल्ली में कोरोना की चाल परेशान कर रही है तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये फर्राटे भर रही है। देश किसी भी शहर की तुलना में मुंबई में कोरोना का रूप काफी ज्यादा विकराल है। आंकड़ों के जरिए आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में जहां पिछले हफ्ते 1790 केस आए थे, वहीं मुंबई में 3776 केस आए। 3700 से ज्यादा केस कई बड़े बड़े राज्यों तक में नहीं है, लेकिन यहां पर मुंबई में सिर्फ अकेले एक ही शहर में 3776 मामले। महाराष्ट्र और मुंबई के इस आंकड़े को देखिए। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते हर रोज औसतन 752 मरीज सामने आए, वहीं मुंबई में औसतन हर रोज 539 मरीज हैं। साफ है कि कोरोना मुंबई में कोहराम मचा रहा है और कोरोना की चाल ने मुंबई को बैकफुट पर ला दिया है। एक दिन पहले दुकान खोलने की इजाजत दी गई, 24 घंटे बाद ये इजाजत वापस ले ली गई। बीएमसी ने साफ कह दिया कि मुंबई में अगले आदेश तक अब सिर्फ दवा और राशन की ही दुकानें खुलेंगी, शराब की दुकानें बंद कर दी गई।
कोरोना पर काबू पाने की तमाम कोशिशों पर ये तस्वीरें पलीता लगा रही हैं। मायानगरी में जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो लोग मदिरा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। लिहाजा अब बीएमसी ने शराब की दुकानों पर फिर से ताला लगाने का हुक्म सुना दिया है। इसके अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानों को दी गई ढील भी वापस ले ली गई है। मुंबई में अब सिर्फ राशन और दवा की दुकानें ही खुलेंगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भिवंडी थाने के बीच के एक ग्रामीण इलाके में, जहां पर एक शराब की दुकान खुली हुई है। वहां पर आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कतार दोनों ही तरफ, दुकान की दोनों ही तरफ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी हैं। किसी भी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर मेंटेन नहीं की जा रही है। लोग 4, 5, 6 घंटे से इस कतार में खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि वो शराब यहां से खरीद सके। बीएमसी ने ऐसा फैसला मुंबई में कोरोना के तेज होते हमले के मद्देनजर लिया है। बीते 24 घंटे में मुंबई में 26 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 635 नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 10,000 पहुंचने वाली है। 387 मरीजों की जान जा चुकी है। मुंबई के लिए बड़ी टेंशन एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बस्ती धारावी रही है। यहां एक दिन में 33 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक धारावी में 665 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर 15,000 को पार कर चुका है, जबकि वायरस 617 लोगों की जान ले चुका है। मुंबई में कोरोना के खतरे को देखते हुए कल्याण डोंबिवली नगर पालिका ने आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों की आवाजाही पर 8 मई से बैन लगाने का फैसला किया है। नवी मुंबई महानगर पालिका पहले ही आवाजाही पर रोक लगा चुकी है। कोरोना वायरस ने मुंबई पुलिस को अपनी जकड़ में ले लिया है। राज्य में अब तक 400 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 457 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हैं। इनमें 48 पुलिस अधिकारी जबकि 409 अन्य रैंक के पुलिस वाले हैं। मुंबई में एक आईपीएस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही में दक्षिण मुंबई के 12 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें 6 अधिकारी थे। अब तक महाराष्ट्र में 4 पुलिस वाले कोरोना से जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 3 मुंबई के और 1 पुणे का है। इसके बाद 55 साल से ऊपर के पुलिस वालों को घर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई में कोरोना बेहद तेजी से और खतरनाक रूप धारण कर चुका है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को माने और महफूज रहें। विद्या के साथ दिव्येश, मुंबई आज तक। और कोरोना से जुड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कुछ ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं, वो आपको बता देते हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 49,000 को पार कर गए हैं। कोरोना के कुल मरीज की तादाद 49,391 हो गई है। वहीं अब तक 1,694 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से और 14,183 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। 24 घंटे में 2,958 मामले सामने आए। बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना से 133 लोगों की जान गई है। कोरोना केस में दूसरे राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में अब तक सुस्त रफ्तार थी, लेकिन एक ही दिन में 133 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। पहले कोरोना हटाइए, उसको बाद हम देश को बचाएंगे। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में फायदा कोरोना को हो रहा है और नुकसान वहां की जनता उठा रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस राज्य में कोरोना की रफ्तार बेहद कम थी, वहां अब कोरोना मीटर फुल स्पीड से भाग रहा है। देश के किसी भी राज्य की तुलना में कोरोना से मरने वालों की दर पश्चिम बंगाल में कहीं ज्यादा है। पश्चिम बंगाल से निकलने से पहले उस टीम ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें राज्य में खराब इंतजाम को दिखाया गया है। उस चिट्ठी को टीम के मुखिया और भारत सरकार के विशेष सचिव अपूर्व चंद्रा ने लिखा है कि राज्य सरकार ने अलग अलग समय पर मरने वालों और कोरोना मरीजों का जो ब्यौरा दिया है,
उनमें बहुत फर्क है। इस केंद्रीय टीम का कहना है कि राज्य में कोरोना की मृत्यु दर 12.8% है, जो किसी भी राज्य से ज्यादा है। ये अत्यधिक उच्च मृत्यु दर राज्य में बेहद कम टेस्टिंग होना और कोरोना मरीजों की निगरानी और ट्रैकिंग की कमजोर व्यवस्था के कारण है। यहाँ की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। देश में 4-4.5% है, दुनिया में 6 से 7% है, यहाँ 13 से 14% है मृत्यु दर। क्यों? इसको छिपाया जा रहा है। कहां तो तय था कि कोरोना से लड़ेंगे और कहां आपस में लड़ बैठे। केंद्रीय टीम के आरोपों पर ममता के सांसद ने सीधे केंद्र पर हमला बोल दिया। Why should we hide? There is no question of hiding anything. Everything is being disclosed. Every inch is being disclosed before the common public. वैसे अगर पिछले 5 दिनों में प्रदेश का हाल देखें तो पश्चिम बंगाल से आंकड़े दहलाने वाले आ रहे हैं। 1 मई को कोरोना मरीजों की संख्या 623 थी और मरने वालों की 33। 2 मई को आंकड़े में कोई फर्क नहीं आया। 3 मई को मरीजों की संख्या 738 हो गई, लेकिन मरने वालों की संख्या 33 ही रही। 4 मई को मरीजों की संख्या बढ़कर 777 हुई और मरने वाले भी 2 और बढ़कर 35 हो गए। लेकिन 5 मई को जहां मरीजों की संख्या 908 हुई, वहीं मरने वालों की संख्या अचानक बढ़कर 133 हो गई। लेकिन राज्य में कोरोना के इस जानलेवा संक्रमण पर एक टीम की जगह काम करने की बजाय केंद्र और राज्यों की जोर आजमाइश जारी है। आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज्ञा, पश्चिम बंगाल में पिछले 5 दिन के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार में खींचतान चल रही है। ये एक नेशनल क्राइसिस है, ये एक एपिडेमिक है। इससे लड़ने के लिए दोनों को एकजुट होकर, एक साथ होकर लड़ना होगा। उसके बावजूद इस तरह से जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इससे फायदा किसी का नहीं होना है, बल्कि इसी तरह से लगातार केस बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, और उससे बड़ी बात यह है कि जनता परेशान है। जो अस्पतालों का हाल है, या सरकारी कह लीजिए या प्राइवेट, जो लोगों के लिए एडमिशन में उनको दिक्कत हो रही है अगर उन्हें अस्पताल में एडमिट होना हो। लेकिन राजनीति का दौर खत्म नहीं हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस हो, भाजपा हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, यहाँ तक कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस को कई बार जिस तरह से रखा गया है, वो अपने आप में सोचनीय और विचार करने वाली बात है। क्योंकि बंगाल में एक के बाद एक अब डॉक्टर्स ने भी लिख दिया है कि कई ऐसे लोग हैं जो सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, जिनके खिलाफ वो आवाज उठाना चाहते हैं। और उन्होंने ये तक कहा है कि जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है वो दी जाए, न कि एक कमेटी के जरिए ये एनालाइज किया जाए कि कौन कोविड-19 डेथ है और कौन कोमॉर्बिड है। जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो अपने आप में बता रहे। लेकिन राज्य सरकार ने ये साफ किया है कि आंकड़े भले ही डेथ के बढ़ रहे हो, जो डेथ मॉर्टेलिटी रेट केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है, खासतौर से आईएमसीटी जो स्पेशल टीम आई थी, उन्होंने जो दिया है 12.8% बंगाल के लिए, काफी चिंताजनक है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग कम हो रही है। अगर वो भी हो रही है तो उसका भी समाधान सरकार को ही करना होगा। फिलहाल जनता इंतजार कर रही है कि कम से कम जमीनी स्तर पर सुविधाओं में थोड़ा सा सुधार हो, जिससे इतनी बड़ी समस्या का कुछ तो समाधान निकले। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा, तमाम जानकारी के लिए आपका। मनोज्ञा लोईवाल जानकारी दे रही थी पश्चिम बंगाल के बारे में। अब हम आपको एक एक राज्य का हाल दिखा देते हैं। सबसे पहले बात गुजरात, राजस्थान और यूपी की करेंगे। गुजरात के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट अहमदाबाद में 24 घंटे में 39 लोगों ने दम तोड़ दिया है। राजस्थान में वायरस सीएम आवास तक पहुंच चुका है, जहां ड्राइवर का काम करने वाला शख्स संक्रमित पाया गया है। वहीं यूपी में कोरोना के केस 2800 पार कर गए। गुजरात के लिए इस बार का मंगल बेहद अमंगल साबित हुआ। बीते 24 घंटे में 49 मरीज वायरस से जंग हार गए। इस दौरान गुजरात में कोरोना मीटर ऐसे भागा कि 24 घंटे में 441 नए लोगों को बीमार कर दिया। राज्य में अब तक मरीजों की संख्या 6245 तक पहुंच गई है। सूबे में कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम अहमदाबाद में मचाया है, जहां केवल मंगलवार को 39 लोगों की मौत हो गई और 349 नए मरीज सामने आ गए। रात में भी आज 400
41 जितने पॉजिटिव केसेस आए हैं। आज कुल 186 जितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं और जो क्योर यानी कि जो लोग डिस्चार्ज होके अच्छे होके वापस घर गए हैं, इसकी डेटा आज देखें तो 22.11% लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अच्छे होके वापस घर गए हैं। हालत यह है कि अहमदाबाद के नगर निगम के कमिश्नर विजय नेहरा को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ा है। फील्ड में ड्यूटी के दौरान वो एक मरीज के संपर्क में आ गए थे। कोरोना ने मंगलवार को राजस्थान में भी रिकॉर्ड बनाया, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा 12 मौतों का आंकड़ा दर्ज हुआ। मंगलवार को राजस्थान में 97 नए मरीज मिले, जिनमें 25 सिर्फ जयपुर के हैं। राज्य में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 3150 की पार हो चुकी है, जबकि 89 लोग जान गंवा चुके हैं। यहां कोरोना का खौफ सीएम आवास के बेहद करीब पहुंच गया है। मुख्यमंत्री आवास का ड्राइवर संक्रमित पाया गया है। हालांकि उम्र दराज होने के कारण उसे पहले ही छुट्टी पर भेज दिया गया था। ड्राइवर को कोरोना संक्रमित होने के बाद बजाज नगर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूपी में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में 118 नए मामलों के साथ मरीजों की संख्या 2880 तक जा पहुंची है, जिनमें 1152 मरीज तबलीगी जमात के हैं। राज्य के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर हैं आगरा में 640 केस, कानपुर में 276 केस, लखनऊ में 231 और नोएडा में 193 मरीज हैं। हालांकि प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए दिन रात काम पर जुटा है। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, जल्दी आप स्वस्थ होंगे। और क्योंकि हमारे जनपद में करीब 50 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव लोग थे, वो स्वस्थ होकर के यहाँ से जा चुके हैं। आप भी जल्दी ही स्वस्थ और शीघ्र होंगे। प्रशासन की कोशिश है कि मरीजों का मनोबल ऊंचा रखा जाए, ताकि कोरोना को जल्दी मात दी जा सके। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे लगातार कोरोना पीड़ित मरीजों से फोन के जरिए बातचीत करते हैं। दरअसल डीएम अजय शंकर पांडे का मानना है कि फोन से बातचीत करने पर जो मरीज हैं उनका मनोबल बढ़ा रहेगा, साथ ही उनको कोरोना के बारे में पूरी तरह जानकारी भी वो फोन पर देते हैं। अजय शंकर पांडे का मानना है कि इससे जो मरीज हैं, जो परेशान हो रहे हैं लगातार, उनको कहीं ना कहीं ढांढस बंधाया जाता है। कोरोना की जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक सावधानी ही बचाव है। तो आप भी सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। अहमदाबाद से गोपी घांगर, जयपुर से शरद के साथ, गाजियाबाद से पुनीत शर्मा, आज तक। गोपी घांगर हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, अब पूरे गुजरात की अगर बात करें, कौन कौन से वो शहर हैं जो इस वक्त चिंता का विषय बने हुए हैं, जो कि हॉटस्पॉट्स माने जा रहे हैं और लगातार वहां पर तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नेहा, अगर बात करें हॉटस्पॉट की तो गुजरात में अहमदाबाद इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ 4200 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हो चुके हैं कोरोना के। और कल की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के अंदर सिर्फ गुजरात में 49 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें सिर्फ अकेले अहमदाबाद में ही 39 लोगों की डेथ हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो अहमदाबाद है वही चिंता का विषय बना हुआ है सरकार के लिए। और लगातार कल शाम से अगर बात की जाए तो कल शाम से लेकर कई सारे बदलाव किए गए। अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर जो कि विजय नेहरा है, वो खुद उन्होंने ऐसा ट्वीट किया कि वो एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे, जिसकी वजह से वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन हुए हैं। जबकि जो दूसरे अधिकारी, करीब 6 आईएएस ऑफिसर्स जो है उनको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। एक स्पेशल कमेटी बना दी गई है 3 आईएएस अधिकारियों की। ये तीनों कमेटी अहमदाबाद में खास करके जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर लगातार जांच कर रहे हैं। और खास करके अगर बात की जाए अहमदाबाद की नेहा, तो अहमदाबाद के अंदर जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, अब 350 मामले एक ही दिन में रजिस्टर होना अकेले अहमदाबाद में, यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। क्योंकि अगर कुल मामलों की बात की जाए तो 376 होते हैं, जिसमें 350 अकेले अहमदाबाद में होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़े इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 9:30 बजे में आपके लिए क्या है खास।
बात अब प्रवासी मजदूरों की करेंगे, क्योंकि बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला अब भी जारी है। रेलवे के साथ मिलकर राज्य सरकारों की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पैदल या ट्रक के जरिए घर लौटने के मामलों की कमी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के सूरत से प्रवासी मजदूरों का ये कारवां पहुंचा है। ट्रेन नहीं मिली तो ये मजदूर ट्रक लेकर पटना पहुंच गए। मजदूरों का दावा सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। किसी की कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई है। एक मजदूर का दावा है कि उसने सूरत से पटना आने के लिए 3500 रुपए खर्च किए। 3500 रुपए सर, 1 महीना हो गया सर। 14 तारीख को सरकार बोले फिर लॉकडाउन रहेगा, फिर रुके 3 तारीख तक, फिर सुने क्या 3 तारीख से भी बढ़ने वाला है, तो सोचे मरना है तो चल दिए। कहीं जांच हुआ है कि नहीं? कहीं भी नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ सर। सूरत तक यहाँ आए, बॉर्डर पे भी चेक हुआ, हर चीज हुआ, जांच नहीं हुआ। मजदूरों को गर्दनीबाग के एक स्कूल में क्वारंटीन किया गया है, जहां इनके सेहत की जांच होगी और फिर ये निगरानी पर रखे जाएंगे। खाना को जानकारी हुआ, हम आए और खाना का व्यवस्था किया जा रहा है और खाना खिला करके उन लोग को हाई स्कूल गर्दनीबाग में लोग को रखा जाएगा, चेक किया जाएगा। पटना के इन मजदूरों को बेशक ट्रक से लौटना पड़ा, लेकिन सूरत से प्रवासी मजदूरों के साथ स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस का परिचालन जारी है। कल उत्तर प्रदेश के करीब 1100 मजदूरों को लेकर सूरत से ट्रेन रवाना हुई। मजदूरों को ट्रेन में बिठाने से पहले उन्हें सैनिटाइज किया गया। खाने का दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जरूरी चीजें होती है उसकी दिक्कत हो रही है। सब्जी की बताया है, कोरोना है इसमें, उसमें सब ये सब खरीदने में प्रॉब्लम लग रही है। इससे बढ़िया गाँव जाके सबसे अच्छा रहेगा। ये लोग राजकोट से यूपी के बलिया जा रहे हैं। इन्हें बस से पहले राजकोट रेलवे स्टेशन लाया गया है और फिर पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रमिक एक्सप्रेस पर बिठाकर रवाना किया गया। लेकिन इतने इंतजामों के बावजूद कुछ लोग हड़बड़ाहट से बाज नहीं आ रहे। बताया जाता है कि ये महिला सूरत से प्रयागराज पैदल पहुंची है। मंजू नाम की इस महिला का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला अपने दूध मुहे बच्चे के साथ सूटकेस लिए बदहवास अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती दिख रही है। आगे आगे उसका पति भी चल रहा है। सुनिए महिला का दावा। 80-90 मर्द थे, बोले चलो अच्छा ठीक है, सब एक एक इंसान के पीछे 3-3 हजार 4-4 हजार ऐसे भाड़ा लगाया। उसको बोला कि चलो अच्छा ठीक है, तो आया तो रास्ते में बोला कि मुझे तेल भराना है, पैसा दे दो। तो बोले कि चलो ठीक है, आधा आधा सबने पैसा दिया। वो तेल भराया वहाँ से और पैसा ले लिया, जेब में आया। बोला कि ये महाराष्ट्र वाला बॉर्डर आ रहा है, आप लोग चुपचाप बैठना। तो मुझे कुछ शंका हुई, ऐसे ऐसे बातें क्यों चुपचाप बैठे, जब इसका पास बन गया है लेके जा रहा है तो चलने दो। वो बोला बच्चे नहीं रोएंगे, अगर बच्चे रोएंगे तो मैं फंस जाऊंगा। यूपी के सीएम योगी दूसरे राज्यों में फंसे लोगों से अपील कर चुके हैं कि वो पैदल न आए। हर एक शख्स को सरकार लाएगी। फिर भी ये हड़बड़ी समझ से परे है। जालंधर से झारखंड के डाल्टनगंज के लिए निकली ये ट्रेन अब 1175 श्रमिकों को लेकर मुरादाबाद में पहुंची, तो सभी श्रमिकों को वहां खाना पीना कराया गया। ये ट्रेन लुधियाना से 1188 लोगों को लेकर प्रयागराज पहुंची। आज तक ब्यूरो। देश में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 49,300 से ज्यादा मामले। कोरोना से अब तक 1,694 मौत, 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना का ब्लास्ट, कल से अब तक 842 लोगों में संक्रमण, 15,500 से ज्यादा केस। गुजरात में नहीं काबू में है कोरोना, कल से अब तक 49 मौत, संक्रमितों की संख्या 6,200 से ज्यादा। दिल्ली में बेकाबू कोरोना की रफ्तार, संक्रमितों का आंकड़ा 5,100 से ज्यादा, 64 की मौत। मुंबई में कल से अब तक कोरोना ले चुका है 26 की जान, संक्रमण के कुल मामले 9,900 से ज्यादा। अहमदाबाद में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, कल से अब तक कोरोना के 39 लोगों हुए शिकार। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,000 पार, कल सिर्फ इंदौर में 79 मौतें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2,800 से ज्यादा, अब तक 56 लोगों की मौत। गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144 डीएम ने सार्वजनिक जगह पर थूकने पर भी लगाई पाबंदी। हरियाणा में आज से शुरू हुई शराब की बिक्री, दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी, कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा बैन। मुंबई में शराब की बिक्री पर लगी रोक, बीएमसी ने दुकानों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। पंजाब में 7 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी, सुबह 9 से 1 बजे तक खुले रहेंगे ठेके, बाद में शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी। तेलंगाना में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पुलिस की तैनाती। राजस्थान में सीएम हाउस का ड्राइवर कोरोना संक्रमित, 3 दिन पहले खराब हुई थी तबियत। यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज से भागे 2 कोरोना संदिग्ध,
पुलिस ने पकड़ा, मामला दर्ज। एमपी के रायसेन में प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाला ट्रक पलटा, 34 मजदूर घायल। एमपी के नरसिंहपुर में महिला अधिकारियों की शराब की दुकान पर छापेमारी, पिछले दरवाजे से बिना मास्क शराब बेच रहा था दुकानदार। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक ने की शराब की दुकानें बंद करने की मांग, बंद नहीं कर पाए तो लगाएं कोविड टैक्स। राजस्थान के जोधपुर में दूध बेचने वाले ने सोशल डिस्टेंसिंग का निकाला अनोखा तरीका, बाइक पर बांधा डंडे के साथ पाइप। कश्मीर में एक और एनकाउंटर, पंपोर इलाके में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया, मारा गया एक आतंकी। पंजाब के भटिंडा से घर में ताला लगाकर कोरोना संक्रमित शख्स फरार, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल टीम पहुंची थी घर। प्रयागराज में एम्बुलेंस न मिलने से रिक्शा से अस्पताल पहुंची बुजुर्ग महिला, पैर की टूट गई थी हड्डी। प्रयागराज में एक ही परिवार में कोरोना के 5 मरीज, जिला प्रशासन में हड़कंप, पूरा इलाका सील। राजस्थान में जैसलमेर के एक गांव में 2 गुटों में झगड़े से पुलिस पर पत्थरबाजी, 3 पुलिसकर्मियों समेत एक गांव वाला घायल। नशे में चूर एक शख्स से दिल्ली की कुतुब मीनार की 4 दीवारी में मारी टक्कर, दीवार को 50 मीटर तक का नुकसान। लॉकडाउन के बीच जारी है शादियों का सिलसिला, दिल्ली के द्वारका में 10 लोगों की मौजूदगी में 1 घंटे में हुई शादी की तमाम रस्में। हरियाणा के भिवानी में नकली पिस्टल दिखाने वाली महिला गिरफ्तार, दुकानदार से हुई थी कहासुनी। देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द, पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड के हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में फंसी छात्रा ने लगाई घर वापसी की गुहार, वीडियो बनाकर प्रशासन से की अपील। यूपी के आगरा फिरोजाबाद बॉर्डर पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, गाड़ियों में मजदूर भरकर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। एमपी के बीन में गायब हुई जब्त की गई शराब, एसपी ने टीआई और हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। देवबंद के दारुल उलूम मदरसे में इस साल नहीं होगी वार्षिक परीक्षाएं, नई दाखिलों पर जारी रहेगी रोक। यूपी के प्रवासी मजदूरों को हरियाणा के फतेहाबाद पुलिस ने रोका, डॉक्टर्स ने कहा अगर लक्षण मिले तो लिए जाएंगे सैंपल। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन, बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नगर निगम ने फीवर क्लिनिक का उद्घाटन किया, कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेने की होगी सुविधा। अलीगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स, शराब पीने को लेकर पत्नी से हुआ था झगड़ा। एमपी के छिंदवाड़ा में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 5000 का जुर्माना, पहले दिन 10 लोगों पर लगाया गया जुर्माना। बिहार के दानापुर क्वारंटीन सेंटर से भागे 15 मजदूर, बारिश की वजह से खुद ही लौटकर वापस आए। दिल्ली के कल्याणपुरी में एसीपी दफ्तर का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव, एसीपी समेत पूरा स्टाफ क्वारंटीन। झारखंड के जामताड़ा में हड़ताल पर सफाई कर्मी, पुलिस वालों पर लगाया बेवजह परेशान करने का आरोप, कार्रवाई की मांग। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुंबई में बन रहा 1000 बेड वाला कोविड अस्पताल, प्रवासी मजदूरों ने की मजदूरी न मिलने की शिकायत। रांची के सबसे पहले अस्पताल रिम्स में डॉक्टर के नाम पर ठगी, फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर मांगे साथी डॉक्टरों से पैसे। यूपी के सहारनपुर में अच्छी खबर, ग्लोबल मेडिकल कॉलेज से 40 बीमार हुए डिस्चार्ज, डॉक्टर्स ने फूल बरसाकर किया घर वापसी। रामपुर में शुरू की गई मोबाइल मेडिकल सर्विस, दवाइयों और दूसरे जरूरी सामान की होगी होम डिलीवरी। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद में पूरे गांव ने कोरोना वॉरियर्स को दिया 1 रुपया दान, कलेक्टर को सौंपी रकम। प्रवासी मजदूरों के हरियाणा से चलेंगी 6 ट्रेनें, अगले 3 दिन में 1200 लोगों की होगी घर वापसी। पंजाब के बरनाला जिले में थानों में लगी स्वचालित मशीनें, अब बिना हाथ लगाए धो सकेंगे पुलिस वाले। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे मजदूरों का दर्द आया सामने, घर वापसी के लिए किसी ने कर्ज लिया तो किसी ने गहने बेचे। राजस्थान के भरतपुर में यूपी से आने वालों की एंट्री बंद, पत्थरों और गड्ढे खोदकर किया गया रास्ता बंद। मुंबई से प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 स्पेशल ट्रेन रवाना, बिहार और आंध्र प्रदेश वाले लोगों को लेकर निकली ट्रेनें। लुधियाना में साइकिल उद्योग जगत को बंद होने का डर, सरकार से अगले 6 महीने के लिए ब्याज माफ करने की अपील। गुजरात से गोरखपुर पहुंचे 1350 यात्री, थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप के बाद घर के लिए रवाना। सिरसा में कोल्ड स्टोर पर खाद्य आपूर्ति विभाग का छापा, लॉकडाउन से पहले स्टोर किया गया मावा बेचने की फिराक में थे दुकानदार। बिहार के कटिहार में बिजली गिरने से 2 की मौत, खेत पर काम करते वक्त हुआ हादसा। फरीदाबाद में अब तक 76 लोग वायरस से बीमार, 24 घंटे में एक नया मामला, 2 मरीजों की मौत। हमीरपुर में जिला प्रशासन ने बनाया बाजार में भीड़ कम करने का प्लान, जरूरत के मुताबिक अलग अलग दिन खुलेंगी दुकानें। शामली में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आने से हड़कंप, 2 मोहल्ले सील। झांसी में शराब की दुकानों के बाहर सुबह से जमे खरीदार, दुकानदार ने माला पहनाकर किया ग्राहकों का स्वागत। यूपी के ग्रीन जिलों में बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने का काम शुरू, ललितपुर के जीआईसी स्कूल में मास्क और ग्लव्स पहनकर पहुंचे शिक्षक। मुजफ्फरनगर में शराब की दुकान पर जुटी भीड़, खरीदारों ने योगी सरकार को दिया धन्यवाद।
ललितपुर में शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की इजाजत, भीड़ से बचने के लिए दुकान के बाहर पुलिस बल की तैनाती। केरल से बिहार आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सहरसा स्टेशन पर आए 1100 से ज्यादा मजदूर। स्टेशन पर एसपी डीएम के साथ भारी संख्या में आरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवान, जांच के लिए डॉक्टर्स की टीम। बिहार के कैमूर में 16 मरीज कोरोना से जीत चुके हैं जंग, लौटे अपने घर। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री नवाब मलिक का बयान, मजदूरों की वापसी में आनाकानी कर रही है यूपी पुलिस। महाराष्ट्र में अब तक 457 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित, इनमें से 48 पुलिस अफसर शामिल। मुंबई में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को संक्रमण, मुंबई में एक आईपीएस अफसर को भी संक्रमण। ताजा मामला मुंबई के जेजे पुलिस स्टेशन का, 12 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, इनमें अधिकारी शामिल। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 4 पुलिसकर्मियों की जा चुकी है जान, इनमें 3 मुंबई के और 1 पुणे का पुलिसकर्मी शामिल। झालावाड़ में कोरोना से मुक्ति के लिए यज्ञ का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोले बाबा का अभिषेक। गर्भवती महिला की मदद के लिए आगे आए पुलिसकर्मी, डीसीपी और महिला पुलिसकर्मियों की मदद से कार में हुई डिलीवरी। जयपुर के लिए बसों में रवाना किए गए बूंदी में फंसे 594 श्रमिक, ट्रेन के जरिए जयपुर से बिहार भेजा जाएगा। धौलपुर में सड़क पर बिना मास्क घूम रहे 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, एसपी और कलेक्टर ने किया इलाके का दौरा। कोरोना संकट के बीच अलवर में करप्शन का मामला, जेवीएनएल के अधिशासी अभियंता सहित 2 लोग रिश्वत लेते गिरफ्तार। ग्वालियर में नर्स को नशीला पेय पिलाकर सहकर्मी ने किया रेप, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नहीं खुली शराब की दुकान, वाइन शॉप पर इंतजार करते रह गए लोग। जबलपुर में बीजेपी विधायक को फोन पर मिली धमकी, पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मौसम की मार, आंधी पानी के साथ गिरे ओले। खरगोन में एक्सपायरी डेट के बीज बेचने के आरोप में 2 लोग पर एफआईआर, 3 करोड़ 4 लाख के अवैध बीज जब्त। चंडीगढ़ में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुली शराब की दुकानें, पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बरनाला में पत्रकारों को मुफ्त में बांटी गई होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक 30, इम्यूनिटी सिस्टम को करती है मजबूत। मुक्तसर के जिला अस्पताल का पूरा स्टाफ क्वारंटीन, 2 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से हड़कंप। अंबाला अमृतसर नेशनल हाईवे पर प्रवासी मजदूरों का रेला, नंगे पांव कर रहे सफर। जलंधर में फंसे प्रवासी मजदूरों को झारखंड भेजने के लिए चलाई गई ट्रेन, सैकड़ों मजदूरों को भेजा गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने मजदूरों की वापसी वाली बसों को झारखंड बैरंग लौटाया, जामताड़ा के लिए बंगाल से पैदल निकल रहे मजदूर। पश्चिम बंगाल में कोरोना से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा, अब तक 133 लोग महामारी से तोड़ चुके हैं दम। उत्तरी 24 परगना में पार्षद के घर पर हमले के बाद हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बेंगलुरु में घर जाने की उम्मीद में बस अड्डे पर पहुंचे मजदूर, खाना पीना न मिलने से परेशान। तमिलनाडु के वेल्लोर में औरतों को दिया कोरोना वायरस का लुक, लोगों को जागरूक करने की कोशिश। तमिलनाडु के त्रिची के होलसेल मार्केट में कोरोना जांच कैंप शुरू, ट्रक ड्राइवर, होलसेलर और कर्मचारियों का किया जा रहा है टेस्ट। तेलंगाना सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना, कोरोना को लेकर आंकड़े छिपाने का आरोप। उड़ीसा में भद्रक जिले के क्वारंटीन सेंटर में टिकटॉक बनाने वाले 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। कर्नाटक में श्रम विभाग और सिविल डिफेंस विभाग ने मिलकर बनाया प्लान, राजस्थान और बिहार भेजे जाएंगे 3,500 मजदूर। शिवमोगा में कांग्रेस के पास देने की प्रक्रिया में देरी पर उठाए गए सवाल, डीसी दफ्तर पर जुट रही है भारी भीड़। कोटा से पटना पहुंचे छात्र बसों के जरिए घरों के लिए रवाना, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। नैनीताल में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के बीच भी नहीं टूटा शराब खरीदने वालों का हौसला, दुकानों के बाहर लंबी कतार। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद अंबाला में खुला कपड़ा बाजार, मास्क के बिना नजर आए लोग। दिल्ली के ज्योति नगर में पुलिसकर्मी ने सर्विस रिवॉल्वर से चलाई गोली, 1 की मौत 4 घायल। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में आशा कार्यकर्ता और उसके पति पर हमला, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जानना चाहता है कि क्या कोरोना की दवा मिल गई है। बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस का काम तमाम करने वाली वैक्सीन और दवा बनाने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। उधर इजराइल ने दावा किया कि उसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली। चीन के वुहान से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया का दम निकाल दिया है। अब तक कोई भी देश कोरोना नाम के इस लाइलाज वायरस की मौत का टीका नहीं बना पाया है। दुनिया के अमीर गरीब 200 से ज्यादा देश कोरोना का कहर झेल रहे हैं।
कोरोना की वैक्सीन बनाएगा भारत। 30 वैक्सीन पर रिसर्च जारी। पीएम मोदी की रिसर्च पर पैनी नजर। काल बनकर मंडरा रहे कोरोना वायरस के दिन जल्द लदने वाले हैं। हिंदुस्तान में कोरोना अपनी मौत मरने वाला है। देश के वैज्ञानिक 30 वैक्सीन पर दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। इनमें कई वैक्सीन पर रिसर्च एडवांस स्टेज पर है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की। भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल शुरू होने की संभावना है। भारत में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए दवाएं बनने पर भी जोरदार रिसर्च चल रहा है। करीब 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं। जल्द ही इनके ट्रायल शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार दवा पर रिसर्च कर रही कंपनियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। मोदी ने बैठक में दवा, टीका और जांच से जुड़े मुद्दों पर हैकथॉन कराने का भी सुझाव दिया। उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों को भी वैक्सीन और दवा पर रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच इजराइल ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। वहां के जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को खत्म करने वाली एंटीबॉडी विकसित करने में सफलता हासिल की है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने जो एंटीबॉडी विकसित की है वो कोरोना वायरस पर अटैक करता है और शरीर पर उसके असर को खत्म कर देता है। इजराइल इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है। पेटेंट हासिल करने के बाद इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क करेगा ताकि इसका उत्पादन शुरू किया जा सके। तक कि कोरोना की वैक्सीन का तल्लक है, हम लोग होप कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है ये अवेलेबल हो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और बाय द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि इसकी इतनी प्रोडक्शन हो जाए कि जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल हो। ऑक्सफोर्ड ने काफ़ी इस पर रिसर्च की है। एज फार एज इजराइल की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का तल्लक है, ये एक तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगर हम देते हैं तो ये जैसे इजराइल ने डेवलपमेंट की है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और इसको भी अगर कमर्शियली हम लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, पहले क्लिनिकल ट्रायल्स में सेफ्टी एफिकेसी को प्रॉपरली एनालाइज करके अगर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में जो है अगर युद्ध स्तर पे किया जाए तो ये हमारे हाथ में आ सकती है। अब इंतजार इस बात का है कि वैक्सीन कितनी जल्दी आए और लोगों की जान बचाई जा सके। आज तक ब्यूरो। केंद्र सरकार ने बार बार ये कहा कि जो मजदूर शहर से अपने घर जा रहे हैं उन्हें किसी तरह का किराया नहीं देना पड़ेगा, मगर जो मजदूर घर पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं कि जहां से वो आए हैं वहां से उनसे टिकट का पैसा लिया गया। अलग अलग शहरों से घर पहुंचे मजदूरों की खुद ही सुनिए उनकी कहानी। टिकट भी लगा है? हाँ, टिकट लगा है। 900 रुपया पैसा लगा है। अपने जेब से दिया हमने पैसा निकाल के, और तहसीलदार ने हमको करवा के टिकट दिया। टिकट के पैसे उसे दिए हो? हाँ, टिकट के पैसे दिए हैं। अच्छा, टिकट के पैसे दिए हो? 710 रुपये लगे हैं। भाड़े की वजह से केवल उतार दिया गया। सबसे 710 रुपए लिए। तो कहती रही सरकार कि मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा। कहती रही सरकार कि टिकट का 85% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है और 15% खर्च राज्य सरकार उठाए। कहता रहा रेलवे कि टिकट का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, मगर इनके कहने के विपरीत मजदूर जो कह रहे हैं वो सुनना बहुत जरूरी है। ये मजदूर बेंगलुरु से हटिया पहुंचे हैं 900 रुपए देकर। उसको बस का टिकट दे लेता 900 में जी। उसके बाद ट्रेन में बैठे ये टिकट दिया। कितना पैसा लगा था? 900 रुपया। मतलब टिकट पर किराया लिखा है 760 रुपए, मगर थाने में मजदूरों से वसूला गया 900 रुपए। इसी व्यथा से अमरावती से लखनऊ पहुंचे मजदूर भी 2-4 हुए। इन मजदूरों से भी टिकट का पैसा वसूला गया। हमारे जेब से दीजिए, अपने जेब से दिया हमने पैसा निकाल के, और तहसीलदार ने हमको करवा के टिकट दिया। स्टेशन पर कटवाने आए थे और गाड़ी जब छूटी तब तक वो वहीं रहे। गुजरात से भी मजदूरों का एक जत्था मुजफ्फरपुर पहुंचा, मगर दुर्भाग्य से इन मजदूरों से भी टिकट का पैसा वसूला गया। हम लोग कटाए हुए पैसा दिए हैं जी। क्या कहा गया? बोलते हैं कि टिकट का पैसा लगेगा 700 रुपया। टिकट का पैसा ले 600 रुपया।
पैसा लिया 600 रुपये टिकट, 600। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केंद्र सरकार की बातें अपनी जगह, रेलवे का बयान भी अपनी जगह, मगर कुछ राज्यों में अपने घर जाने वाले मजदूरों से टिकट का पैसा लिया जा रहा है। सवाल ये है कि जो मजदूर मजबूर हैं, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, उनसे राज्य सरकारें पैसे क्यों वसूल रही हैं? आज तक ब्यूरो। कोरोना से जंग में सारी दुनिया ने एक नुस्खा आजमाया जिसका लॉकडाउन नाम है, और जिस देशों ने कोरोना का कहर ज्यादा देखा वहां की तुलना में भारत में 40 दिन के बाद इसका फायदा होता दिख रहा है। उस पर लॉकडाउन 3 में मिली रियायत के बाद लोगों का लापरवाह रवैया डरा रहा है कि कहीं 40 दिन की कोशिश पर पानी ना फिर जाए। मैं खाने का ये जाम डरा रहा है, गाड़ियों की ये कतार भी डरा रही है, बाजार में टकराते कंधे भी अब डरा रहे हैं, और सबसे ज्यादा डरा रही है वो रिपोर्ट जिसमें इस बात का जानलेवा अंदेशा है कि लॉकडाउन में मिली ढील कहीं 40 दिनों के लॉकडाउन की कठोर तपस्या पर पानी न फिर दे। भारत से पहले भी दुनिया के कई देशों ने कोरोना को लेकर लॉकडाउन कर दिया था। हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने कोरोना प्रभावित देशों से तुलना की तो पाया कि लॉकडाउन के पहले 40 दिनों में अधिकतर सर्वाधिक प्रभावित देशों में कोरोना वायरस केसों की संख्या चरम पर पहुंचकर कम होने लगी, लेकिन भारत में मरीजों की संख्या अभी भी कम नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। 1 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के मामले 1831 थे और तब एक नए दिन में नए मामले 437 आए थे, जबकि 5 मई को मरीजों की संख्या 46,433 हो गई, जबकि एक दिन में नए केस आ गए 3,900। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 195 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। स्टेट्स के लेवल पर यह जरूरी है कि बेस्ड ऑन केसेस रिपोर्टेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव केस सर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। दरअसल लॉकडाउन 3 में जैसे ही कुछ ढील दी गई, लोगों ने इसको कोरोना के खिलाफ जंग में जीत मान लिया, जबकि रोज रोज बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि एक भूल और लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। मुंबई के धोबी घाट के नाम से फिल्म भी बन चुकी है और कई फिल्मों की शूटिंग भी वहां पर की जा चुकी है, लेकिन इस समय वहां तस्वीर एकदम अलग है। यूपी लौटने के लिए प्रवासियों की यहां लंबी कतार है। ये मुंबई का धोबी घाट है, जहां पुलिस वाला मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दे रहा है। सबका मेडिकल हो जाएगा, आप टेंशन मत ले लो। बॉलीवुड की कई फिल्मों में इस धोबी घाट का जिक्र आया है, लेकिन कोरोना काल में यहाँ कामकाज ठप है और प्रवासी मजदूर यूपी के गोरखपुर और दूसरे शहरों गांव में अपने घर जाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें अपना मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी है। सर मुझे गोरखपुर जाने का है और इसके लिए मेडिकल करा रहे हैं। खाने पीने का बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए हम लोग घर जाना चाहते हैं अपने। 200-300 रुपया ले रहे हैं मेडिकल करने का। आज 1 महीने से काम बंद है, हम कहाँ से वो पैसा लाए सर? सब कुछ हमको कम दे, घर पे खाने को तो मिलेगा आराम से। इधर कोई दे रहा है एक टाइम खाना, कोई नहीं दे रहा। कितने जन भूखे उपास सो रहे इधर। टेस्ट के बाद भी मजदूरों को ट्रेन से नहीं बल्कि बस से जाने को कहा जा रहा है, जिसके लिए इनके पास किराया नहीं है। पुलिस चौकी पे फार्म भी नहीं ले रहे, बोले ट्रेन का नहीं लूंगा, बस का प्राइवेट का बुक कराओ। कहाँ से पैसा आएगा? और सर पैसा नहीं रहेगा तो आदमी बस से कैसे जाएगा? बस से बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। उतना पैसा भी नहीं है ना सर, जब बस से हम लोग जाएंगे। हम खाने के लिए अगर प्रॉब्लम है तो बस से कैसे जाएगा सर? 8-10 हजार पगार है सर, उससे 8-10 हजार पगार में 1 महीना खाए तो कितना, और घर प्लस घर पे भी भेजे थोड़ा बहुत।
मुंबई समेत दूसरे शहरों में जहां शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगी है, वहीं महालक्ष्मी के इस प्राइवेट क्लिनिक के बाहर मजदूरों की भीड़ लगी है और डॉक्टर दिन रात उनकी जांच में जुटे हैं। एक तरफ जहां पर देश में हमें शराबों की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें दिख रही है, वहीं पर दूसरी तरफ हजारों की तादाद में जो मजदूर है वो अपने घर पर वापस जाने के लिए डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। इस वक्त हम मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में मौजूद है और यहाँ पर सुबह से ही आप देख सकते हैं लंबी कतारें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। लंबी कतारें, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे। यहाँ करीब 15,000 प्रवासी हैं, लेकिन अब तक मुंबई से एक भी ट्रेन नहीं खुली है। महाराष्ट्र सरकार इसके लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 2 राज्य हैं जहां पे जो उनका रवैया है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लेना नहीं चाहते, कुछ नई अड़चनें पैदा कर रहे हैं। बाकी राज्यों में इतनी अड़चनें नहीं है। बिहार स्मूथली चल रहा है, राजस्थान स्मूथली चल रहा है, मध्य प्रदेश स्मूथली चल रहा है, बंगाल की भी ट्रेन जाने वाली है। तो हमें लगता है ये 2 राज्य हैं, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं। या तो लेना नहीं चाहते या जानबूझ के अड़चनें पैदा करते हैं ताकि लोग ज़्यादा ना आए। अब तक महाराष्ट्र से 8 ट्रेन खुल चुकी है, लेकिन ये सभी नासिक, भिवंडी, अकोला, वसई और नागपुर से खुली हैं। मुंबई के हजारों प्रवासी मजदूरों को आज भी अपने घर भेजे जाने का इंतजार है। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।